हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, क्या आप पाँचवीं पास से तेज है इस श्रृंखला के तहत हम लोग क्लास 5 के पर्यावरण हम पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 5 के अंतर्गत जो है वो 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये छठा लेक्चर है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट लाइन है तो उस इम्पोर्टेंट लाइन से जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकालते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि इनका जो पैटर्न होता है ये पीछे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न उसके बेस पे होता है। तो बोला जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आज के इस लेक्चर में भी जो है 25 प्लस आपको जो है क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। अभी तक हम लोगों ने क्लास 4 को कंप्लीट कर लिया था और क्लास 5 में जो है वो हम लोगों ने 14 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। आज जो है हम लोग चैप्टर 15, 16 और 17 ये 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके एमसीक्यू को भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। चैनल पे इसके वीडियो दिए हुए, साथ ही आप बिहार स्पेशल जो है वो मैप के थ्रू यहाँ पे करवाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी देख सकते हैं। और हाल ही में जो है क्लास 6 से मैंने जो है साइंस का भी नया शुरू किया है। और ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के जो भी बीटीवीसी के बुक हैं उनको जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में साथ ही कॉन्सेप्ट को समझाते हुए डिस्कस किया जाएगा। तो आप इसे जो है फॉलो करना ना भूलें। अब देखते हैं आज के एक्सरसाइज को। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 है, वो है हमारा जंगल। पहले इसका समरी देख लेते हैं। इसमें होता ही है कि स्कूल की तरफ से जो है बच्चों को वाल्मीकि अभ्यारण्य घुमाने के लिए ले जाया जाता है। अब वहाँ बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो जो बच्चे नहीं गए थे घूमने के लिए या फिर आपस में वो एक डिस्कशन करते हैं, जिसके अंतर्गत वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जंगल के पास रहते हैं और जंगल के चीज़ों को यूज करते हैं या फिर उसे ले आते हैं। जबकि कुछ लोग का कहना था कि जंगल की चीज़ों को लाना जो गैर कानूनी है और उसके लिए सज़ा मिलता है। और तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आगे देखने को मिलेगा कि आखिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारे जो है कॉन्सेप्ट को मैं आगे क्लियर करूँगा। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट का ही बात कर लेते हैं। देखिए, 3 चीज़ें होती है। एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा होता है नेशनल पार्क। ये तीनों का पर्पस एक ही है। पर्पस ये है कि जो भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। लेकिन अलग अलग तरीक़ों से जो है उन्हें रिस्ट्रिक्शन किया जाता है ताकि लोग जो है वो जीव जंतुओं को ज़्यादा हार्म ना पहुंचा पाए। जैसे नेशनल पार्क की पहले बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि जो मानवीय गतिविधियां हैं या अधिवास है, अधिवास करने का मतलब कि इस क्षेत्र में मानव जो है वो निवास नहीं कर सकता। और गतिविधियां करने का मतलब कि वहाँ पे ना ही वो कृषि कर सकता, ना ही अपने पशुओं को चराने के लिए ले जा सकता, मतलब उस टाइप की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं कर सकता है वो। तो वो नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है वो मना होता है, उसकी अनुमति नहीं होती है कि कोई भी मानवीय अधिवास रहे या गतिविधि कर सके, उसकी अनुमति नहीं होती। साथ ही जानवरों को चराने या जंगली जो प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करने का भी अनुमति जो है नेशनल पार्क के अंतर्गत नहीं दिया जाता। ये मेनली क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी जीव रह रहे हैं सभी जीवों का संरक्षण जो है समान रूप से इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क की बातें होती है। और नेशनल पार्क की एक और खासियत है कि एक बार अगर उसका एरिया डिफाइन हो गया तो उसमें कमी नहीं किया जा सकता। साथ ही जो है नेशनल पार्क को वन जीव अभ्यारण्य में भी नहीं बदला जा सकता। तो ये सारे चीज़ें हैं नेशनल पार्क के बारे में। वहीं इससे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि जानवरों को चराने और लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति दी जाती है लोगों को। साथ ही वहाँ पे मनुष्यों का बसना जब, लेकिन हाँ वहाँ पे लोग रह नहीं सकते, जो भी जनजाति लोग या जो भी वहाँ पे लोग जो है वो रह नहीं सकते। हाँ, अपने जानवरों को चराने और जो जंगली प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या है, पर्यटन की भी अनुमति होती है। एक फिक्स पाथ बना होता है कि आप इस पाथ के अकॉर्डिंग जो है वो आप पर्यटन कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ की छूट दी जाती है।
और इसमें एक चीज़ ये होता है कि इसका जो गठन किया जाता है वो एक प्रजाति अथवा कुछ स्पेशल जो प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। हम लोग नेशनल पार्क में देखें कि सभी जीवों का यहाँ पे समान रूप से संरक्षण किया जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है किसी खास एक प्रजाति को लेकर संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसका एक और नाम है विशेष प्रजाति संरक्षित क्षेत्र। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक और नाम है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है इसकी घोषणा कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और इसे जो है नेशनल पार्क में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा और भी कम होता है। यहाँ पे क्या है कि मेनली जो कॉन्सेप्ट है ये यूनेस्को के द्वारा लाया गया था, जिसमें बोला गया कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, मतलब जीव जंतु का भी सुरक्षा हो जाए और मानव की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी प्रभावित ना हो। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ लाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एरिया है उसे जो है 3 जोन में बांट दिया जाता है। एक कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र। जो कोर जो एरिया है, कोर एरिया में क्या है कि वहाँ पे कोई भी मानवीय गतिविधि जो है वो नहीं करना होता है। वहाँ पे जैसे नेशनल पार्क में था उसी टाइप का रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे होता है। और जो बफर जोन है, बफर जोन क्या हुआ, एक तरीके का आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे आप पर्यटन कर सकते हैं, रिसर्च का काम है वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। जबकि जो ट्रांजिशन जोन होता है, इस जोन में जो है वहाँ के जो निवासी हैं, जो जनजाति है वो यहाँ पे रह सकते हैं, वो अपना घर बना सकते हैं, वो यहाँ पे कृषि कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे छूट दिया जाता है ट्रांजिशन जोन में। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि मानव का भी भला हो जाए और जो जीव जंतु हैं उन्हें भी संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो तीनों में डिफरेंसेज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइन कि हम जंगल के पास ही रहते हैं और जंगल जाते हैं वहाँ और जलावन और कभी कभी जामुन और शहद ले आते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बात हो रहा होगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो सकता है, या फिर आपका बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहाँ पे उसका बात हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि मेरे पिताजी ने बताया कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी जंगल से कुछ भी लाना अपराध है और ऐसा करने से पकड़े जाने पर सज़ा भी मिलती है। तो ये जो बात हो रही है वो बात हो रही है नेशनल पार्क की, कि नेशनल पार्क में आप ना ही जा सकते हैं, ना ही वहाँ पे किसी भी तरीके का और कोई चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं या कुछ ला सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी बोला गया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो एक वन जीव अभ्यारण्य है को वो देखने के लिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क है और उसके चारों ओर का जो एरिया होगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि अभ्यारण्य क्या होता है कि जंगल का वह हिस्सा होता है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। ठीक है, अर्थात वो इसकी सैर कर सकते हैं, जंगली जानवर जो उसका सैर कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें है। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज या पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है वो नेपाल बाउंड्री को टच करते हुए जो है को टच करता है और ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी वाल्मीकि अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो जो बूढ़ी गंडक नदी है वो जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पहले एग्ज़ाम में। हालांकि वो एग्ज़ाम जो है वो अपर लेवल का था, एनडीए एडीएस का था, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए रख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी वो आपको पश्चिम चंपारण से होकर गुजरता है और वाल्मीकि अभ्यारण्य को भी वो क्रॉस करता है। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हो गए। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या 85 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1972, 1973, 1975 या 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और ये एक्चुअली हुआ था 1
1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और 1973 से जो है अभी तक अगर देखा जाए तो 50 वर्ष इसने जो है पूरे कर लिए हैं। और इस अवसर पे क्या है, जब इसका 50 वर्ष इस साल 2023 में पूरा हुआ तो उसी बार जो है वो कर्नाटक का जो एक कर्नाटक के मैसूर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी किया गया था, टाइगर जनगणना रिपोर्ट 2022 से। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि टाइगर जनगणना रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2967, 3167, 2226 या 1411। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3167 जो है भारत में अभी बाघों की कुल संख्या है। और इसमें ये जो वृद्धि हुई है वो 2967 2018 में था, वहाँ से वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि आप देखो तो 4 साल में 2022 तक में जो है ये 4 साल में जो 200 की वृद्धि हुई है टाइगर की कुल संख्या में। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ था। और ये जो टोटल अगर वृद्धि देखा जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो ये 6.7% की वृद्धि हुई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इस अवसर पे मतलब जब इसका टाइगर प्रोजेक्ट का 50 साल पूरा हो गया था और ये जब जनगणना रिपोर्ट जारी किया जा रहा था, उस टाइम उन्होंने जो है एक और एलायंस की घोषणा की थी, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। इस बार जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एलायंस की घोषणा की गई है, जिसमें 7 जो बिग कैट हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा जो टाइगर अभी जो है टोटल 54 टाइगर रिजर्व है। कहीं कहीं पे आपको 53 दिखेगा, लेकिन जो है 54 टाइगर रिजर्व है। और जो लास्ट टाइगर रिजर्व था वो यूपी का टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, वो जो है 54 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उससे। इसके पहले जो है एक गुरु घासीदास राजस्थान में टाइगर रिजर्व था, उसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर बात करें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर सिरसैलम टाइगर रिजर्व। ठीक, और ये पड़ता कहाँ पे, तो ये आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सिरसैलम टाइगर रिजर्व है। और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो है ओरांग टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में। तो इन दोनों फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर सिरसैलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो है ओरांग टाइगर रिजर्व, असम का। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ पॉइंट था, जैसे कि जंगल खत्म हो रहा है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी वर्तमान में जो है भारत में जंगल की क्या स्थिति है, कितने % जो है वो फॉरेस्ट इंडिया में हैं। और इस टाइप का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले एक तो बोला जाता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए मिनिमम कितने % भूभाग पे वन होना चाहिए। ऑप्शन है 23%, 31%, 33% या 29%। तो देखिए जो इंडिया का फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके तहत ये बताया गया है कि मिनिमम जो है वो 33% जो है वो वन होना चाहिए भूभाग पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। और अभी वर्तमान में है कितना इंडिया में, अगर पूछा जाए कि जो नया रिपोर्ट आया था ISFR 2021 का रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में कितना % भूभाग पे जो है वन है भारत के। ऑप्शन है 33, 21.72 या 24.62% या 7.84%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.72%। होना चाहिए 33%, है कितना 21.72% फॉरेस्ट। लेकिन एक और चीज़ होता है, फॉरेस्ट के अलावा जो है वो बोला जाता है ग्रीन ट्री, ठीक है, कि ग्रीन एरिया वगैरह वो टोटल मिला के कितना है, तो वो 24.62 है। और वो याद भी उतना नहीं रखना है। मेनली आप याद रखिए कि भारत में अभी टोटल जो फॉरेस्ट है वो 21.72 है। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितना है, तो बिहार में 7.84 है। ये बिहार में जो है अभी फॉरेस्ट का है। इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अभी बिहार में वन की स्थिति है।
अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कि देखिए ये जो है पीआईबी का एक फैक्ट है। एक्चुअली इस टाइप का जो चीज़ है अगर आप ऑफिशियल न्यूज़ से देखते हो तो आपके एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट कवर है पूरे देश का वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पूरे भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 21.72% है। ठीक है, और अगर बोला जाए तो कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है, तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। और मैं जो आपको उस टाइम बता रहा था ट्री कवर का, तो अगर वो देखा जाए तो 72, और फिर अगर उसको करोगे तो फिर वो 24.762 के आसपास आता है। लेकिन मेनली जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि अभी जो है भारत में कितना परसेंट वन है, तो आपको याद रखना है 21.72%। ठीक है, अगला जो नीचे डेटा दिया गया है वो दिया गया है बिहार से, अलग अलग राज्यों से रिलेटेड था, तो आपको मेनली बिहार का ध्यान रखना है कि बिहार में जो है कितना परसेंट फॉरेस्ट है। तो देखिए बिहार में जो है वो टोटल जो एरिया हो गया हमारा 94,163 किलोमीटर, और जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 7,381 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो मात्र 7.84% जो है वो बिहार में फॉरेस्ट कवर है। तो ये दोनों फैक्ट जो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर है चलो सर्वे करें। इस चैप्टर में जो है इसमें भी मेनली वैसा कोई खास चीज़ नहीं था। इसमें बात किया गया है सर्वे का, और ये सर्वे किस चीज़ का हो रहा है, तो गांव में एक सर्वे बच्चे लोग कर रहे हैं कि खाना बनाने के लिए ईंधन यूज होता है और यातायात के लिए ईंधन यूज होता है, तो कितना ईंधन जो है यूज होता है, कौन किस टाइप के ईंधन जो है गांव में यूज हो रहा है, तो वो उस टाइप का एक सर्वे करते हैं। तो मेनली हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमारे काम का है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक या ईंधन, तो उसे ईंधन कहते हैं। वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है, प्रज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, जलने पर अवशिष्ट पदार्थ ना बचे और जलना नियंत्रित हो। तो पूछा गया कि इनमें कौन इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रज्वलन ताप उच्च होना चाहिए। ये गलत है, ये क्या होना चाहिए, ये निम्न होना चाहिए। ठीक है, प्रज्वलन तो आप उच्च होने का मतलब वो हो गया कि आप उसे जलाने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहे, और वो जो है जलने का जो उसका टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो जलना शुरू हो वो उसका पहुँचे ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो अच्छे जो है ईंधन की का गुण नहीं होता। अच्छे ईंधन का गुण होता है कि प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। और साथ ही एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है। ऊष्मीय मान उच्च होने का मतलब ये है कि 1 ग्राम अगर ऊष्मा जलाई जाए तो उससे जो हम 1 ग्राम अगर ईंधन जलाया जाए तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा है वो कितना ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहा है, तो वही कहलाता है ऊष्मीय मान। फिर बोला जाता है अच्छे ईंधन वो होते हैं जिनमें जलने पर जो है अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता, तो वो एक अच्छे ईंधन की विशेषता होती है। साथ ही जलना नियंत्रित हो, ऐसा नहीं कि जैसी माचिस मारे पूरा आग लग गया वो और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वैसी चीज़ों को जो है वो ईंधन के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ईंधन के रूप में उसी को यूज किया जाता है जो कि कंट्रोल वे में जले। आगे किस ईंधन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यूरेनियम, महासागरीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या हाइड्रोजन। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यूरेनियम से, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जो है वो फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है। अभी आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अभी हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रेन, ये सारी चीज़ अभी रिसर्च फेज में है, तो बोला जा रहा है हाइड्रोजन जो है वो हमारा भविष्य का ईंधन है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। तो हाइड्रोजन का जो है ईंधन का मान अर्थात जो उसका ऊष्मीय मान है वो काफ़ी उच्च होता है। मतलब 1 ग्राम अगर बात करें हाइड्रोजन की तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका यूज जो है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है और इसे
फ्यूचर का फ्यूल भी बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन। तो आपको मालूम है कोयला सबसे ज़्यादा, अगर बात करें इन सभी में तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगा। फिर डीजल, केरोसिन भी जो है वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और हाइड्रोजन जो है एक ग्रीन एनर्जी के रूप में माना जा रहा है। अगला एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लो पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी जो है वो मेनली ब्यूटेन इसमें जो है मेन गैस के रूप में होता है। अगला है सुरक्षा की दृष्टि से न पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, हीलियम, अमोनिया, एथिल मरकैप्टन या ईथर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। एक्चुअली क्या है कि जो ब्यूटेन होता है उसका जो है कोई गंध नहीं होता, वो स्मेललेस होता है। तो उसमें जो है गंध मिलाने के लिए सड़े हुए अंडे जैसा गंध जो है ये देता है, और ये सड़े हुए अंडे जैसा जो गंध है वो एथिल मरकैप्टन के कारण ही देता है। अगर बात करें एथिल मरकैप्टन की तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C2H6S। ठीक है, ये सल्फर का कंपाउंड होता है। आगे गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। आगे बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन। तो इसका भी सही आंसर मीथेन होगा। बायोगैस या गोबर गैस एक ही चीज़ें हो गई, और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है। ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है बायोमास, कोक, प्रणोदक या कोल गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणोदक। जो रॉकेट में फ्यूल यूज होता है उसका एक स्पेशल नाम है प्रणोदक, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है रॉकेट से है, ये काफ़ी पूछा जाता है। जो मॉम मिशन था, मंगल मिशन, तो ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो ये आप याद रखना कि ये जो लॉन्च हुआ था वो 5 नवंबर 2013 को हुआ था, और ये पहुंचा कब था, मतलब इंडिया से तो ये लॉन्च हो गया था PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रॉकेट के द्वारा हुआ था। तो PSLV C-25 के द्वारा ये लॉन्च हुआ था, और ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। और पहुंचा कब था, तो ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह पे पहुंचा था, और इंडिया पहली बार में ही जो है मंगल ग्रह पे पहुंचा था, और मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला इंडिया जो 4th कंट्री बन गया था। देखते हैं अगले चैप्टर को। अगले चैप्टर का नाम है रामू काका की दुकान। इस चैप्टर का समरी अगर देखें तो इस चैप्टर में क्या है कि एक बच्ची जो है वो बगल वाली दुकान में जाती है वहाँ, और वो जो दुकान है वो लकड़ी का दुकान होता है, और वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें देखती है, और उसी के बारे में जो वो जिज्ञासा बस पूछती है कि आप लकड़ी कहाँ से लाए, लकड़ी कौन काटता है, आप ये क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि पानी जैसी चीज़ क्या है, तो यह वार्निश है, और तो उसी के बारे में फिर बताया गया। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। बोला गया वार्निश क्या है, रंगों का मिश्रण, तेल या लकड़ी के तरल पदार्थ, धातु का आयाम या खाद्य पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल या लकड़ी के ये तरल पदार्थ होते हैं। अब है कि वार्निश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लकड़ी की सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों के रंगों की सुरक्षा के लिए, रंगों की सुरक्षा और चमकाने के लिए, खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की सुरक्षा के लिए। वार्निश का जो यूज है वो लकड़ी को जो है उस पर क्या होता है कि एक तरीके का लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण लकड़ी जो है वो सुरक्षित होता है। अगला उसी से रिलेटेड है कि वार्निश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वस्त्रों को सुंदर बनाना, सतहों को सुरक्षित और चमकीला बनाना, घरेलू उपयोग के लिए पदार्थों को संरक्षित करना, और बिजली के उपयोग में होने वाली सभी वस्तुओं की संरक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतहों को सुरक्षित और चमकीला बनाना। जो लकड़ी के सरफेस होते हैं उन सभी को सुरक्षित करने के लिए जो है एक स्पेशल
जो लकड़ी का तेल होता है उसका यूज किया जाता है। और उससे जो है एक क्या होता है कि एक तो चमकीलापन आ जाता है उसमें, और दूसरा क्या है कि वो उस पर जो है वो कीड़ा वगैरह नहीं लगते और जिससे वो सुरक्षित हो जाता है। अब उसी के बारे में पूछा गया कि बर्निश का मुख्य संघटक क्या होता है, लकड़ी के तेल, रंग, गंधक या तरल साबुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी तेल। तो ये जो है एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर में और कुछ था नहीं, बस एक वार्निश के बारे में बताया गया था। तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको डिस्कस करवाया। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।